Good morning, students. Yesterday, what we have done? We have done when a current carrying coil, rectangular current carrying coil, placed in a magnetic field, then it experiences a torque. And the magnitude of torque we have already find out. So now we will apply this rule. So this rule that we will apply in an instrument that is your moving coil galvanometer. For the name suggests galvanometer. What do you mean by galvanometer? Galvanometer is nothing, student. Galvanometer is a device which is used to find out the value of current and direction also. It means we know that everybody know that ammeter is a device which is used to measure the amount of current or magnitude of current. Similarly, galvanometer is a device which is used to measure the amount of current or magnitude of current. But the main difference, there is a two difference between galvanometer and ammeter. First is the construction, difference in the construction, I will tell you. Second difference is ammeter is used to measure only the amount of current or magnitude of current, whereas moving coil galvanometer is used to measure the amount of current and direction also. It means in the moving coil galvanometer, if we want to find out the direction of current, then we can find out the direction with a device that is moving coil galvanometer. So this is the major and mandatory difference between ammeter and the moving coil galvanometer. So let me discuss construction. What is the construction difference? So in the laboratory you have seen there, suppose this is a ammeter I am drawing 2, 3, 4, 5. Suppose the ammeter is 0 to 5 एम्पेयर ऑफ रेंजिंग, तो इसका पॉइंटर कहाँ होगा? ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल. सपोज कीजिए इसको बैटरी से लगा दिया और बैटरी 3 वोल्ट की है, तो ये कहाँ दे देगा? डिफ्लेक्शन 3 वोल्ट. बैटरी आपकी 3 वोल्ट पे है, अगर उसमें करंट वो आपका 3 एम्पेयर प्रोड्यूस कर रही है, तो आपका करंट कितना होगा? 3 एम्पेयर. तो एमीटर ने क्या मेजर किया? 3 एम्पेयर करंट. बट स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफरेंस होता है. गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? ये मैंने गैल्वेनोमीटर बनाया, इसमें जो जीरो है वो बीच में होती है, ये आपकी जीरो है. यहाँ पॉइंटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा. ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब ये जीरो, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव. जब इसको बैटरी से लगाएंगे तो आपका ये आपका पॉइंटर यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है. इसका मतलब इसने क्या मेजर कर दिया? आपका डायरेक्शन मेजर कर दी. जबकि यहाँ एमीटर में क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंटर इसी तरफ जाएगा आपका. यहाँ ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है. ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे तो एक तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर लगाएंगे तो आप दूसरी जगह जाएगा. तो ये मेजर आपका कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है किसके बीच में? आपका एमीटर और गैल्वेनोमीटर की. तो यहां से मैंने बेसिक टर्म क्या की है? स्टार्ट. अब जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है वो है किस चीज का? कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपकी चीज क्या होती है. तो इट इज ए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आपको लिखनी है, इट इज ए डिवाइस which is used to measure the amount of current or magnitude of current and direction in form of deflection. तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका करंट मेजर करता है डिफ्लेक्शन की फॉर्म में और डायरेक्शन भी मेजर करता है. उसके बाद सेकंड जो पॉइंट बनाएंगे आपको, वो बनाएंगे आपकी प्रिंसिपल का. प्रिंसिपल फर्स्ट तो आपने पॉइंट बना दिया डेफिनेशन का. ठीक है, डेफिनेशन टू मेजर the amount of current and its direction. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, आप लिख लेना इसको कि आपका क्या मेजर करता है? करंट का अमाउंट और उसकी डायरेक्शन. प्रिंसिपल में देखिए मैंने ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग कॉइल है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये आपकी रोटेट करेगी. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है,
और वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है? टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा आपका NIAB साइन थीटा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? NIAB, ये आपका कितना होगा? मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क हो गया, क्योंकि थीटा आपका 90, मैक्सिमम आपको पता है 90 के केस में होगा, तो NIAB। या आप इस टॉर्क को किस तरीके से लिख सकते हो? M क्रॉस B भी लिख सकते हो, ये मैंने कल बताया था आपको, क्योंकि NIA, ठीक है, NIA ये कितना बन गया? मैग्नेटिक मोमेंट M। तो ये आपका कितना हो गया? टाउ क्या था? M, टाउ कितना था? NIAB साइन थीटा। तो ये कितना हो गया? ये टर्म कितनी होगी? MB साइन थीटा। इसका मतलब ये क्या बन गया? M क्रॉस B। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग गया, तो टाउ का क्रॉस कितना हो? टाउ जो क्रॉस है वो कितना आ गया? M क्रॉस B। तो ये सारी चीज आपको किस में लिखनी है? प्रिंसिपल में लिखनी है। प्रिंसिपल में आप लैंग्वेज में लिखेंगे, व्हेन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो फर्स्टली शुड राइट टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा और मैक्सिमम टॉर्क टाउ इक्वल टू NIAB, एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं M क्रॉस B। तो ये होगा आपका, ये क्या होगा? M क्रॉस B। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका सबसे पहला जो है प्रिंसिपल, जो है आप इसको प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? पहले मैंने डेफिनेशन बताई, उसके बाद प्रिंसिपल, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसकी काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने डायग्राम बना दिया इसका, तो पहले आप डायग्राम समझिए क्या है। देखिए, ये तो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो है आप ये जो देख रहे हैं, ये हम बोलेंगे सॉफ्ट आयरन कोर। तो यहां लिख देता हूं मैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या है? ये सॉफ्ट आयरन एक हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा और हाईली मैग्नेटाइज होगा, और हमें मैग्नेटाइजेशन की जरूरत है। अब हमने क्या कर रखा है? ये T1 T2 दो टर्मिनल है, एक वायर मैंने ये सबसे पहले देखिए नॉर्थ और साउथ है, ये तो कोर पता लग गया, ये वायर के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आप देखिए नॉर्थ और साउथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, और एक रेडियल फील्ड भी होगी। कैसे? इनकी शेप कुछ इस तरीके से होगी आपकी, कॉनकेव शेप में, ये आपके होंगे कॉनकेव शेप में। जो आपके ये मैग्नेट मैंने यहां बनाए हैं कॉनकेव शेप में होंगे, नॉर्थ और साउथ। अब जो ये आपकी कॉइल है, ठीक है, इसमें ताकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए इसको, ठीक है, मतलब आपको इस पूरी कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेडियल फील्ड हमने कॉनकेव के इसलिए बनाया क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अब देखिए, सपोज करो ये ऐसे होते तो मैग्नेटिक फील्ड सीधे जाती, और हमारी बीच में रखी हुई है आपकी करंट कैरिंग कॉइल, तो इसको पूरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, हमने कॉनकेव शेप में कर दिया, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फोकस होगी किसके ऊपर? सॉफ्ट आयरन कोर पे और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल और सॉफ्ट आयरन कॉइल ये एक ही चीज है जो आपकी एक असेंबली से बनी है। क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था, इसलिए हमने ये काम किया। तो स्टूडेंट, रेडियल फील्ड का आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेडियल फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आप उसको लिख लीजिए 1 मार्क में। टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी मेक द शेप ऑफ द मैग्नेट एज ए कॉनकेव दैट विल प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल कैसे होगी? ये आपकी कॉइल किसी भी तरीके से घूम जाए, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके क्या रहेंगे? पैरेलल ही रहेंगे, इनको बोलते हैं रेडियल फील्ड्स। अगर ये कॉइल इस तरीके से घूमगी तो हमने शेप इस तरीके से बनाई है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके क्या रहेंगी? पैरेलल ही रहेंगी। फिर दोबारा से बता देता हूं, रेडियल फील्ड क्या है कि शेप कॉनकेव शेप बना दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, और वो किस तरीके से बनाया कि ये कॉइल किसी भी तरीके से घूमे, तो ये आपकी जिस तरीके से घूमेगी उस पोजीशन पर आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपकी इसमें पैरेलल ही रहेंगी। तो ये आपका रेडियल फील्ड के बारे में, तो इसको भी आप एक टर्म में नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में ही आपको रेडियल फील्ड के बारे में नोट करना, तो आपको पता लग गया कि ये दोनों आपके रेडियल फील्ड बनाएंगे। अब आई वायर की बात।
ये T1 T2 दो टर्मिनल है, तो हमने यहां से, ये मेन है आपका, यहां से वायर निकाले, ये मिरर है आपका, ये फोर्स ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर इसको मैंने घुमा दिया इस तरीके से, इस वायर को इस तरीके से घुमा दिया, n नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर थी ना, उस पे ऐसे करके हमने n नंबर ऑफ टर्न्स घुमा दिए उस पे, तो n नंबर ऑफ टर्न्स बन गई आपकी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लगाई है स्टूडेंट, स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम क्या होता है, देखिए जैसे ही करंट आएगा इसका पॉइंटर ऐसे मूव करेगा, अब जैसे करंट खत्म होगा तो पॉइंटर को वापस आना चाहिए ना, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को आप ऐसे कंप्रेस कर देते हो, अब कंप्रेस करे आपने फोर्स लगाया, लेकिन स्प्रिंग ने अपने आप को दोबारा से उस पोजीशन पे लेके आने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट किया ना, तो इसी तरीके से उस पॉइंटर को, वो पॉइंटर जब आपका पीछे से करंट आएगा तो पॉइंटर चला जाएगा वहां पर जितना करंट है, तो जितना दोबारा से उसको रिस्टोर करने के लिए, करंट की सप्लाई हमने खत्म कर दी तो दोबारा से वापस आएगा पॉइंटर उस पोजीशन पे, तो वो काम कौन करता है, स्प्रिंग करता है। और वो मैंने यहां लगा दिया स्प्रिंग, इस वायर के यहां जोड़ दिया स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या करेगा, एक रेस्टोरिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। और फिर उसकी वायर को मैंने T2 से जोड़ दिया, और ये आपका बेस है जिसपे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रखा है। तो ये स्टूडेंट आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट नंबर पे आपने क्या लिखा, डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखा, प्रिंसिपल, थर्ड नंबर पे आप रेडियल फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे अलोंग विद कंस्ट्रक्शन। इसके हर पार्ट की आप बनाएंगे कि हर पार्ट किस तरीके से मैंने आपको समझाया है, उसी तरीके से आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद आते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में स्टूडेंट्स आप किस तरीके से करेंगे, जो वर्किंग है उसमें देखिए एक टॉर्क तो कितना लगा आपका, NIAB, ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन रख दें। और दूसरा टॉर्क क्या था, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, वो होगा आपका K इंटू 5, ये आपका रेस्टोरिंग टॉर्क। 5 कैसे, K इंटू 5, भाई जितने एंगल से, ये जितने एंगल से जाएगा उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा स्प्रिंग। अगर ये 2 डिग्री के एंगल से गया तो उतना करेगा, अगर वो 5 डिग्री के एंगल से करेगा तो 5 डिग्री के अकॉर्डिंग करेगा, अगर 10 डिग्री के एंगल से गया तो 10 डिग्री के अकॉर्डिंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना टॉर्क लगेगा वो आपके एंगल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो टाउ कितना होगा, K/5, इसको आप सेकंड बोल दीजिए। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो NIAB इक्वल टू K इंटू 5, हमें I निकालना है, तो I कितना हो गया, K डिवाइड बाय NAB इंटू 5। अब बेटा K डिवाइड बाय NAB ये होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो इसको पुट कर दीजिए, तो I किसके इक्वल आ गया, G/5। तो यहां से I आपका प्रोपोर्शनल आ गया किसके, 5 के। मतलब जितना आपका एंगल होगा पॉइंटर का, गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था उसमें पॉइंटर है, जितना एंगल होगा पॉइंटर का उतना ही आपका क्या होगा, करंट को वो क्या करेगा, मेजर करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये आपको वर्किंग लिखनी है सारे के सारे। पहले आप लिखिए डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, फिर आप डायग्राम बनाइए, फिर कंस्ट्रक्शन लिखिए, रेडियल फील्ड का डिस्कस करिए, 1 मार्क में आ सकता है। उसके बाद आप वर्किंग कीजिए और रेस्टोरिंग टॉर्क वगैरह सारा कुछ इसके बारे में बताइए। ओके, सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है गैल्वेनोमीटर का, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। क्या मतलब है सेंसिटिव डिवाइस का, कि भाई थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो गया ना, अगर थोड़ा सा भी एंगल चेंज होगा तो आपका उस थोड़े से एंगल में भी आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इवन a small amount of angle is changed, then corresponding current we can measure with the help of moving coil galvanometer. So we are having two types of sensitivity. One is the current sensitivity, second is the voltage sensitivity. So first we will do the current sensitivity. तो देखिए सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो टाउ क्या था आपका, NIAB, ठीक है, मैक्सिमम टाउ। और टाउ आपका क्या था, K इंटू 5 था।
अब इन दोनों को इक्वेट किया था हमने, तो एन आई ए बी आपका क्या बन गया K इंटू 5। अभी मैंने करंट सेंसिटिविटी बतानी है, तो ये आपका यहां से जो आपका I वैल्यू है किसके बराबर आ गई, K डिवाइड बाय एन ए बी इंटू 5। तो बेटा जो I बाय 5 है वो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, K डिवाइड बाय एन ए बी। तो हमारा जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो 5 बाय I होता है। अभी तो I बाय 5 निकाला हमने, तो आपका करंट सेंसिटिविटी क्या होगा 5 बाय I, मतलब 5 बाय I। तो 5 बाय I क्या आएगा, इसका उल्टा NAB बाय K। इसका मतलब क्या समझे, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी 5 बाय I, the ratio of 5 and I that is equal to NAB upon K, where N is the number of turns, A is the area, B is the magnetic field and K is your constant. So how we can, the question arise, how we can increase the sensitivity of the galvanometer. तो स्टूडेंट आपकी ये जो फैक्टर है NAB, इनका आप इंक्रीमेंट कर देंगे गैल्वेनोमीटर में, तो आपकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया तो आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की, इंक्रीज। ठीक है, जैसे आपने सपोज कीजिए ये कॉइल थी, आपने नंबर ऑफ टर्न्स 5 की थी, अब आप क्या कर दो 50 कर दो। इसका मतलब 5 में जो सेंसिटिविटी थी और जो 50 में सेंसिटिविटी है नंबर ऑफ टर्न्स में वो डिफरेंट है। और 50 में जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो हाई सेंसिटिव है किसके मुकाबले, 5 नंबर ऑफ टर्न्स के। क्लियर। उसके बाद है एरिया। अगर आप उस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया इंक्रीज कर देंगे तो आपकी सेंसिटिविटी भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मोर एरिया विच वी आर हैविंग हाई सेंसिटिव। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली अगर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा तो सेंसिटिविटी भी आपकी क्या हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द करंट सेंसिटिविटी एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। ओके, उसके बाद हमारा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए जिस तरीके से आपकी करंट सेंसिटिविटी थी सेम उसी तरीके से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी करेंगे, बट आपका फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा आपका। तो देखिए वोल्ट, जब हमने करंट सेंसिटिविटी फाइंड आउट किया था तो सबसे पहले टाउ की वैल्यू क्या थी आपकी, NIB इंटू A। ये आपकी किसकी वैल्यू थी, टाउ की। और टाउ की वैल्यू क्या थी, एक और क्या थी, K इंटू 5 थी। इन दोनों को इक्वेट किया था हमने, तो इक्वेट कर दीजिए NIBA इक्वल टू K इंटू 5। अब आपकी करंट सेंसिटिविटी क्या थी, 5 बाय A, 5 बाय I, तो इसको 5 बाय I की फॉर्म में लिख लीजिए। तो K5 इक्वल टू में NIAB। ठीक है, तो आपका 5 बाय I ये कितना आ गया आपका, ये 5 बाय I आ गया आपका NAB डिवाइड बाय K। मतलब इस I को हम नीचे ले आए और K को यहां पे ले आए, तो आ गया आपका करंट सेंसिटिविटी हम कर चुके हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, अब इसी इक्वेशन में ये जो है आपका V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो I की वैल्यू क्या आ गई, V बाय R। तो जो ये I की वैल्यू है ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं यहां लिख देता हूं 5 बाय V बाय R। तो V R ऊपर चला जाएगा इक्वल टू NAB डिवाइड बाय K। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 बाय V शुड बी इक्वल टू, जो 5 बाय V है वो किसके इक्वल आ जाएगा, NAB डिवाइड बाय K इंटू R। तो ये फाइनल आपकी क्या आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, 5 बाय V इक्वल टू NAB डिवाइड बाय K इंटू R। मतलब अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की आपको इंक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दोगे, इंक्रीज। सपोज कीजिए अगर आपकी 5 नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफरेंट होगी, और 50 नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसमें भी आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिफरेंट। मतलब जो 5 में होगी वो 50 में नहीं होगी,
50 में हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज। इसी तरीके से एरिया इंक्रीज करके आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो ये आपकी सारी की सारी क्या चीज है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जिस तरीके से आपने करंट सेंसिटिविटी किया, उसी तरीके से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी भी करेंगे। और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, वो भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे, जिस तरीके से आपने करंट सेंसिटिविटी को लिखा था। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। लास्ट के 2 ईयर, जो 2 साल से लगातार 2 साल से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले जब आप नोटबुक में करोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो सबसे पहले आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन लिखनी है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आप प्रिंसिपल लिखेंगे। सेकंड स्टेप है प्रिंसिपल, व्हेन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, जो कि क्या करेगा, उस कॉइल को मूव करवाएगा। थर्ड नंबर पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपका डायग्राम बनाएंगे आप, और रेडियल फील्ड की क्या करेंगे, रेडियल फील्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें रेडियल फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो ये सारा आप लिखेंगे, मैं बता चुका हूं। उसके बाद आप रेडियल फील्ड के बाद आप क्या करेंगे, वर्किंग लिखेंगे। तो जिस तरीके से वर्किंग मैंने बताई थी, उस तरीके से आप वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग के बाद आप क्या करेंगे, जो है आपकी वोल्टेज, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनकी डेरिवेशन भी करेंगे जिस तरीके से बनाई है, और इनके फैक्टर्स करेंगे कि किस किस पे डिपेंड करती है और किस तरीके से हम वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आती है एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो काफी एडवांटेज है। पहली एडवांटेज तो ये है कि इट इज वेरी सेंसिटिव आपका इंस्ट्रूमेंट, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने एंगल को चेंज किया तो उस चेंज एंगल पर हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, जबकि एमीटर में ऐसा नहीं होता। जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है मेजरमेंट का। अगर थोड़ी सी एंगल की वैल्यू चेंज होगी तब भी करंट की हमें रीडिंग मिल जाएगी, होगी करंट की, और हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, दूसरे के मुकाबले। और एडवांटेज क्या है, डायरेक्शन भी बताता है। और जितने भी हमारे लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर और भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपका ये गैल्वेनोमीटर क्या होगा, यूज होगा आपका। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द टोटल क्वेश्चन, हाउ वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो इससे रिलेटेड आपका इस पूरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट lecture we will do the next topic depend upon the in the chapter, that is your moving charge and magnetism. Okay, thank you.